नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड लेक्चर सीरीज के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे काली नदी तंत्र पर, या महाकाली नदी तंत्र या शारदा नदी तंत्र, जैसा भी आप लोग इसे अलग अलग नाम से इस नदी को जाना जाता है। और इससे संबंधित कुछ मुख्य विवाद हैं और उनमें समय समय पर कुछ समझौते हुए हैं। जैसे शारदा संधि हुई है 1920 में, टनकपुर समझौता 6 दिसंबर 1991 को और महाकाली संधि फरवरी 1996 को। इन संधियों के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्यों ये स्थल भारत नेपाल के बीच एक विवादित स्थल रहा है, काला पानी स्थल जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, क्या संगौली संधि के वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके कारण आज नेपाल क्लेम करता है कि काला पानी वाला क्षेत्र उसका है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ काली की कुछ सहायक नदियां और जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उनकी भी कुछ सहायक नदियों को हम लेकर के चलेंगे। इसमें लगभग बहुत सारे बिंदुओं को हम इसमें लेकर के चल रहे हैं। तथ्यात्मक वीडियो है, बहुत सारे तथ्य इसमें होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें तो काली नदी का उद्गम होता है काला पानी से। काला पानी नामक स्थान से ये नदी निकलती है। देखिए, ये जो काला पानी स्थल है, इसी काला पानी के समीप है हमारा काली माता मंदिर। काली माता मंदिर हो सकता है इसी कारण इस नदी का नाम काली नदी पड़ा हो, या फिर यहीं पर है हमारे पास एक आश्रम जिसे हम लोग बोल देते हैं व्यास आश्रम। ये जो व्यास आश्रम है, कहते हैं यहाँ पर महर्षि व्यास ने कुछ समय तपस्या की थी, इसलिए उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया, इस आश्रम का नाम पड़ गया व्यास आश्रम। व्यास आश्रम, काली माता मंदिर यहीं पर है। इस काला पानी से उद्गम होता है काली नदी का। ये हमारी काली नदी इस काला पानी से निकली, और काला पानी से निकलने के बाद अगर हम काला पानी के लेफ्ट में बात करें, इस तरफ की बात अगर हम लोग करें, काला पानी के इस तरफ की बात करें, तो इधर है हमारे पास एक पर्वत श्रेणी जिसे हम लोग बोलते हैं जैक्सर श्रेणी। जैक्सर श्रेणी, इधर हम लोग जैक्सर श्रेणी जानते हैं, हमारे पास इधर जैक्सर श्रेणी है। इसी जैक्सर श्रेणी से काली की पहली सहायक नदी निकलती है। इसी जैक्सर श्रेणी से काली की पहली सहायक नदी निकलती है, और काली नदी की पहली सहायक नदी है कुटी यांगटी नदी। कुटी यांगटी नदी, कुटी यांगटी इसकी पहली सहायक नदी है जो जैक्सर श्रेणी से निकलती है। जैक्सर श्रेणी में कहा जाता है कुटी गांव से निकलती है, कुटी गंगा नदी, कुटी यांगटी, ये कुटी गांव से निकलती है और ये जाकर के गूंजी नामक स्थान पर मिल जाती है काली नदी में। तो सबसे पहले काली नदी का संगम बनता है गूंजी नामक स्थान पर, जहां पर इसमें पहली नदी मिलती है कुटी यांगटी नदी। कुटी यांगटी कहाँ से निकलती है? जैक्सर पर्वत श्रेणी से निकलती है, जैक्सर पर्वत श्रेणी से निकलती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम काली नदी के अगले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और इसका अगला स्टेशन है तवा घाट। तवा घाट, सेला गांव। तवा घाट, सेला गांव इसका अगला स्थल, तवा घाट खेला गांव है, ये खेला गांव। तवा घाट, खेला गांव, हम इसके नेक्स्ट स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काली नदी में मिलती है एक महत्वपूर्ण नदी जिसको हम लोग बोलते हैं धौली गंगा। अब यहाँ पर एक बात को समझना कि अपने उत्तराखंड के अंदर धौली गंगा दो हैं। एक गढ़वाल में प्रवेश करती है जिसे हम लोग बोल देते हैं पश्चिमी धौली गंगा नदी, क्योंकि गढ़वाल उत्तराखंड के पश्चिम में है, कुमाऊं पूर्व में है। ये कुमाऊं वाली धौली गंगा है, इसलिए इसे हम लोग बोल देंगे पूर्वी धौली गंगा नदी। ये जो पूर्वी धौली गंगा नदी है, कहते हैं कि इस नदी का उद्गम मिलम सलम से भी अगर हम लोग ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर मुख्य धारा हम कहते हैं कि इसके यहाँ एक हिमनद है, गोबान खाना हिमनद। गोबान खाना हिमनद यहाँ से उद्गम होता है इस काली नदी का। गोबान खाना हिमनद में दो घाटियाँ हम जानते हैं, दारमा घाटी और लिस्सर घाटी। दारमा और लिस्सर घाटी से दो नदियां मिलती हैं। दारमा नदी निकलती है दारमा घाटी से, लिस्सर नदी निकलती है लिस्सर घाटी से, और ये दोनों नदियां आकर के मिल जाती है तेजंग नामक स्थान पर। तेजंग,
तेजंग नामक स्थान पर ये दोनों नदियां आकर के मिल जाएंगी। इतनी सी बात। पहले सबसे पहले काला पानी से निकली, काला पानी से निकली, यहाँ पर है काली माता का मंदिर, यहीं है व्यास आश्रम। यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग चलें तो काला पानी के ठीक बगल में लेफ्ट साइड में है जैक्सर पर्वत श्रेणी, और जैक्सर पर्वत श्रेणी से निकलती है कुटियांगटी नदी, जो काली की पहली सहायक नदी है। कुछ लोग मानते हैं कि कुटियांगटी के मिलने के बाद ही काली वास्तविक रूप से जानी जाती है, और यही विवाद का प्रमुख कारण है भारत नेपाल के बीच। अभी हम लोग बात करेंगे उस मुद्दे पर भी। तो कुटियांगटी नदी मिलती है इसे गुंजी में, जो कहाँ से निकलती है? जैक्सर पर्वत श्रेणी। एग्जैक्ट पूछे तो एग्जैक्ट बता देना कि कुटी गांव से निकलती है, कुटी गांव से निकलती है, और ये गुंजी में आकर के मिल जाती है। गुंजी से अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ तो हम पहुँच जाएंगे तवा घाट। तवा घाट खेला गांव पर हम लोग पहुंच जाएंगे, और तवा घाट खेला गांव में इसे नदी आकर के मिल जाती है पूर्वी धौली गंगा नदी। ये जो पूर्वी धौली गंगा नदी है, ये मुख्य धारा इसकी निकलती है गोवान खाना हिमनद से, और इसमें सबसे पहले दो नदियां मिलती हैं, दारमा घाटी से निकलने वाली दारमा नदी और लिस्सर घाटी से निकलने वाली लिस्सर नदी। दारमा और लिस्सर नदी, ये दोनों नदियां मिल जाती है तेजंग नामक स्थान पर, और इसके बाद पूर्वी धौली गंगा के नाम से ये नदी जानी जाती है। इस पूर्वी धौली गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस पूर्वी धौली गंगा की एक सहायक नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं नागलिंग यांगटी। नागलिंग यांगटी इस पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है नागलिंग यांगटी। ये नागलिंग यांगटी कहाँ से निकलती है? तो ये भी यहीं कुटी गांव से निकलती है। कुटी गांव से निकलने के बाद ये नागलिंग यांगटी पूर्वी धौली गंगा नदी में मिल जाती है सेला गांव में। सेला गांव में आकर के मिल जाएगी पूर्वी धौली गंगा नदी में। यहीं सेला गांव में इस नदी को अगली नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है महादेवगाड़। महादेवगाड़ पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी, और इस नदी को आकर के कहाँ पर मिल जाती है? सेला गांव। सेला गांव में दो नदियां मिल रही हैं, देखो, कुटी गांव से निकलने वाली नागलिंग यांगटी नदी, और दूसरी नदी इसको मिल रही है महादेवगाड़। महादेवगाड़ और नागलिंग यांगटी दोनों मिल जाती है सेला गांव में। इसके बाद पूर्वी धौली गंगा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इस पूर्वी धौली गंगा में हमारे पास एक नदी आकर के मिलती है, जो नदी हमारी पिथौरागढ़ के पंचाचूली, इसी जैक्सर श्रेणी में आप लोग जानते हैं पंचाचूली हिमनद से निकलने वाली नदी आकर के मिल जाती है इसमें। और पंचाचूली हिमनद से निकलने वाली ये जो नदी है, ये दुगतू नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। दुगतू नामक स्थान पर मिलने वाली ये जो नदी है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूलागाड़। और न्यूलागाड़ नदी मिलने के बाद नदी आगे बढ़ती है, और तवा घाट नामक स्थान पर, तवा घाट खेला गांव नामक स्थान पर यही पूर्वी धौली गंगा नदी आकर के मिल जाएगी हमारी किसमें? काली नदी में। इतनी बात यहाँ समझ लेना। थोड़ा इस पूर्वी धौली गंगा नदी के बारे में एक बात ध्यान रखना, एक तथ्य ध्यान रखना। अभी कुछ टाइम पहले प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि बताओ भाई कि ये जो पूर्वी धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ये पूछ लिया। अच्छा, अब आप यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो, क्यों? क्योंकि धौली गंगा तो दो है, एक तो पूर्वी धौली गंगा, कुमाऊं की धौली गंगा, क्योंकि पूर्व में कुमाऊं है तो कुमाऊं की धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा, ये वाली धौली गंगा। और एक धौली गंगा वो है जो पश्चिमी धौली गंगा, जिसकी सहायक नदियाँ ऋषि गंगा आकर के जो सीधे मिल जाती है विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में, वो गढ़वाल की धौली गंगा हो गई, पश्चिमी धौली गंगा नदी। उस धौली गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना है विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना, और इस धौली गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। तो तुमसे पूछे धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, तो बोल देना पिथौरागढ़ में। अच्छा, बोलेगा कि ये जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है, ये कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है? तो बोलोगे कि 280 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना इस धौली गंगा नदी पर है। 280 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना, और ये जल विद्युत परियोजना NHPC द्वारा संचालित है। NHPC नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है, और इसी
धौलीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसको बनाया गया था 2005 में, और 2005 में बनाने के बाद अप्रैल 2006 से यहाँ बिजली उत्पादन चालू है। अप्रैल 2006 से इसमें उत्पादन चालू है, विद्युत उत्पादन चालू है अप्रैल 2006 से। तो यहाँ इस धौलीगंगा के बारे में भी पूछे, जल विद्युत परियोजना के बारे में भी पूछे, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें भी ध्यान रखनी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो तवा घाट में हमारे पास मिल गई पूर्वी धौलीगंगा नदी। अब पूर्वी धौलीगंगा नदी के मिलने के बाद हमारे पास काली नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने पर हमारे पास इसका जो अगला नेक्स्ट स्थान आ जाता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जौलजीबी में किन दो नदियों का संगम होता है। अच्छा, जौलजीबी में किन दो नदियों का संगम होता है, तो आपको पता है कि जौलजीबी में आकर के मिल जाती है काली नदी में गोरी नदी। तो गोरी गंगा आकर के मिल जाएगी, काली और गोरी गंगा का संगम जौलजीबी में हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा गोरी नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा विस्तृत चर्चा हम लोग इसके बारे में करेंगे। तो हम यहाँ मैं ले लेता हूँ मिलम हिमनद। मिलम हिमनद, गोरी गंगा हम लोग पढ़ रहे हैं। गोरी गंगा आपको पता है कि मिलम हिमनद के भाई दो यहाँ पर हिमनद हैं हमारे पास, दो नदियाँ। इस मिलम हिमनद से निकलने वाली दो नदियों से एक को हम लोग बोल देते हैं रालम, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं गोरी। इन दोनों नदियों के मिलने से बनती है गोरी गंगा। रालम, मिलम हिमनद से निकलने वाली रालम और गोरी गंगा के मिलने से बनती है गोरी गंगा नदी पूर्ण रूप से। ये जो गोरी गंगा नदी है, इस गोरी गंगा नदी का नाम, इसका जल थोड़ा सा दुग्ध टाइप का है, तो इस वजह से इसे गोरी गंगा नदी कहा जाता है, जो मिलम हिमनद से निकलती है। भाई इस गोरी गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ, अच्छा तुमसे पूछे कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो तुम बोलोगे कि इसी की सहायक नदी है सर पांचूगाड़। पूछा जाए पांचूगाड़ किसकी सहायक नदी, तो बोलोगे कि गोरी गंगा की सहायक नदी। पांचूगाड़ किसकी सहायक नदी है? गोरी गंगा की सहायक नदी। इसी गोरी गंगा की दूसरी सहायक नदी है लुआगाड़। इसी गोरी गंगा की दूसरी सहायक नदी है जिसे हम लोग बोल देते हैं बुरफुगाड़। इसी गोरी गंगा की सहायक नदी है जिसे हम लोग बोल देते हैं पोटिंगाड़। इसी गोरी गंगा की सहायक नदी है जिसे हम लोग बोल देते हैं रालमगाड़। इसी गोरी गंगा की सहायक नदी है जिसे हम लोग बोल देते हैं जिमियागाड़। इसी गोरी गंगा की सहायक नदी है जिसे हम लोग बोल देते हैं सुरिंगाड़। इसी गोरी गंगा की सहायक नदी है मदकानी नदी। ध्यान रखना कि मदकानी नदी किसकी सहायक नदी है। मदकानी नदी किसकी सहायक नदी है पूछेगा तो बोलना गोरी गंगा की, और पूछेगा मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है तो मंदाकिनी बोलना अलकनंदा की। मदकानी बोला है तो मदकानी किसकी सहायक नदी है? गोरी गंगा की सहायक नदी। ये जो मदकानी नदी है, ये मदकानी नदी गोरी गंगा की सहायक नदी है। मदकानी नदी, मदकानी गाड़, या हमारे पास पूछ ले रोंटी गाड़, ये सभी सहायक नदियां हैं गोरी गंगा की। इतनी बात आपके पास समझ में आ गई होगी। और ये गोरी गंगा आकर के मिल जाती है जौलजीबी में किसे? काली नदी को। ये हम काली नदी लेकर के आ रहे थे, ये जौलजीबी में आकर के मिल गई गोरी गंगा किसे? काली नदी को। काली और गोरी का संगम हो गया देखो जौलजीबी में। अब अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि काली नदी और हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल बॉर्डर बनाते हुए बहती है। इसके इस तरफ पूर्व की तरफ, पूर्व कौन सी दिशा? ये वाली तरफ। इस तरफ हमारे पास आ जाता है नेपाल, जबकि ठीक इसके पश्चिम की तरफ हमारे पास आ जाता है इंडिया यानी भारत। हमारे पास
यानी काली नदी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हुए बहती है भारत और नेपाल के बीच में। इसके ठीक इस तरफ क्या है, नेपाल है। अभी जब मैं इन संधियों के बारे में बात करूंगा तो वहाँ पर विस्तार से समझाऊंगा आपको। अब हम लोग जानते हैं कि जौलजीबी में आकर के मिलेगी। अच्छा, जौलजीबी एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध, जौलजीबी में मेला लगता है। 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा शुरू किया गया था जौलजीबी मेला, और इन्हीं गजेंद्र पाल ने वहाँ पर मंदिर भी बनाया था, जल्लेश्वर महादेव मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर। और 2007 में इसी जौलजीबी मेले को उत्तराखंड पर्यटन मंत्रालय और सांस्कृतिक विभाग द्वारा गोद ले लिया गया, यानी अपने नेतृत्व में ले लिया गया। और 2014 में जब इसके 100 वर्ष पूरे हो गए इस जौलजीबी मेले के, शुरुआत कब हुई थी जौलजीबी मेले की, तो 1914 में हुई थी, गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा हुई थी। और 2007 में उत्तराखंड पर्यटन मंत्रालय ने इसे अपने निरीक्षण में ले लिया था। 2007 के बाद 2014 में 1914 से 2014 तक इसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर इसे 2014 में राजकीय मेला घोषित किया गया। राजकीय मेला घोषित किया गया। बहुत पुराना व्यापारिक मेला है जौलजीबी मेला। पहले हुणिया और भोटिया लोग आपस में व्यापार किया करते थे, तो उनके व्यापार का केंद्र ये स्थानीय मेले ही हुआ करते थे। तो उन्हीं में एक मेला है हमारे पास जौलजीबी मेला। 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आगे अगर हम लोग जौलजीबी के बाद चलें तो जौलजीबी के बाद काली नदी का अगला स्टेशन आ जाता है हमारे पास। इसका नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है एलगाड़, और एलगाड़ के बाद इसका अगला स्टेशन आ जाता है कूला। एलगाड़ और कूला ये दो स्थान जहां पर नदियां भी बिल्कुल सेम मिलती हैं। एलगाड़ में इसे एलगाड़ नदी ही आकर के मिलती है। ये जो एलगाड़ नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये छिपला केदार क्षेत्र से निकलती है। थोड़ा इम्पोर्टेंट नदी है क्योंकि छिपला केदार क्षेत्र से निकल रही है एलगाड़ नदी, और आकर के एलगाड़ नामक स्थान पर मिल जाएगी काली नदी में। दूसरी बात, ये जो कूला नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये कूला नदी कूला नामक स्थान पर इसमें एक नदी मिल रही है। ये नदी, ये कौन सी नदी है, तो इस नदी का नाम भी है कूलागाड़, कूलागाड़, और इसका नाम एलगाड़। एलगाड़ नदी एलगाड़ नामक स्थान पर मिलती है, कूलागाड़ नदी कूला नामक स्थान पर मिलती है। ये जो कूलागाड़ नदी है ये निकलती है तुम्हारी बिल्कुल रांथी और जुम्बा गांवों के बीचों बीच होते हुए बहती है। रांथी और जुम्बा गांव जो हैं तुम्हारे ये मुनस्यारी से आगे हैं, रांथी और जुम्बा गांव। रांथी गांव में रांथी झरना भी है, ठीक है, ध्यान रखना तुम्हें कि रांथी झरना कहाँ है, तो पूछ सकता है कभी पेपर में, इसी रांथी गांव में है। यहाँ से हमारे बीचों बीच बहते हुए कूलागाड़ नदी निकलती है, जो कूला नामक स्थान पर आकर के मिल जाएगी काली नदी में। तो अभी तक हमने बात की कुछ प्रमुख नदियों की। छिपला केदार से निकलती है कौन सी नदी, एलगाड़ नदी। एलगाड़ नदी कहाँ पर मिलेगी, तो एलगाड़ नामक स्थान पर आकर के काली नदी में मिल जाती है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं तो एलगाड़ के बाद हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जगह आ जाती है। एलगाड़ के बाद हम पहुंच जाएंगे, जब यहाँ कूला से नदी आगे बढ़ेगी तो हम लोग पहुंच जाएंगे पंचेश्वर में। हम लोग पंचेश्वर में पहुंच जाएंगे, और पंचेश्वर में आप लोग जानते हैं कि इस नदी को एक बहुत महत्वपूर्ण नदी आकर के मिलती है पंचेश्वर में, सरयू नदी, जो बागेश्वर के सरमूल से निकलती है। सरमूल से इसी के साथ साथ डोबरा श्रेणी से एक दूसरी नदी निकलती है। डोबरा श्रेणी के वेणु पर्वत से गोमती नदी निकलती है, और सरयू और गोमती दोनों आकर के मिल जाते हैं बागेश्वर में। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस पर आगे। तो यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसे मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कूला से आगे। कूला से आगे हम लोग पंचेश्वर नामक स्थान पर पहुंच चुके हैं। पंचेश्वर में मैंने बताया वही कि काली नदी को एक इम्पॉर्टेंट नदी आकर के मिल जाएगी, और वो कौन सी नदी है जो पंचेश्वर में आकर के मिलेगी इसे, तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें पंचेश्वर की, हम लोग पहुँच चुके थे, नदी पहुँच चुकी थी हमारी पंचेश्वर में।
पंचेश्वर नामक स्थान में। और पंचेश्वर में मैंने आपको बताया इसे आकर के नदी मिल जाती है, इम्पोर्टेंट नदी सरयू नदी। सरयू नदी, ये सरयू नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, क्या चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मान लेता हूँ मैं कि ये बागेश्वर है, हमारा बागेश्वर है। बागेश्वर में अपने पास दो पर्वत श्रेणियाँ, बागेश्वर में अपने पास एक पर्वत श्रेणी जिसको हम लोग बोल देंगे सरमूल, सरमूल, और दूसरी पर्वत श्रेणी बागेश्वर में हमारे पास जिसे हम लोग बोल देंगे डोबरा श्रेणी, डोबरा श्रेणी। डोबरा श्रेणी में ही एक पर्वत है वेणु पर्वत, वेणु पर्वत। पूछा जाएगा गोमती कहाँ से निकलती है, तो अगर ऑप्शन में वेणु पर्वत होगा तो ठीक है, नहीं है तो डोबरा श्रेणी कर देना। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो वेणु पर्वत। इस वेणु पर्वत से एक नदी निकलती है हमारे पास जिसे हम लोग बोल देते हैं गोमती नदी, ये गोमती निकलती है। और सरमूल से निकलती है सरयू नदी। ये संयुक्त धारा आगे सरयू के नाम से ही बहती है हमारे पास। ये हो गई गोमती और ये हो गई हमारे पास सरयू। गोमती और सरयू के मिलने के बाद ये सरयू नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के मिल जाएगी कहाँ पर, पंचेश्वर में। अब गुरुजी इसमें सरयू की सबसे ज़्यादा सहायक नदियों में हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमने इससे पहले गौरी नदी की बात की थी ना, गौरी नदी की। अगर तुमसे पेपर में पूछा जाएगा, अगर ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि काली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कहोगे कि गौरी गंगा। गौरी गंगा काली की सबसे सहायक नदी है, जो सबसे लंबी सहायक नदी है, जो जौलजीबी में आकर के इसे मिल जाएगी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पंचेश्वर। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, सरयू नदी की। सरयू की अगर हम लोग बात करें तो सरयू की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसमें बात करते हैं कौन कौन सी सहायक नदी, और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है सरयू की सहायक नदियां। भाई सरयू के बारे में कुछ और तथ्य भी आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं सरयू की सहायक नदी को। इसकी पहली सहायक नदी, पहली तो वैसे गोमती हो गई, पर इसकी यहाँ जो सहायक नदी हम अलग से पढ़ेंगे वो नदी है कुलियूर या कुलुरगाड़, कुलियूर या कुलुरगाड़। कुलियूरगाड़ के नाम से भी जाना जाता है इसे, और कुलुरगाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी पहली सहायक नदी है। ये कुलियूरगाड़ या कुलुरगाड़ कहाँ से निकलती है, तो इसमें ध्यान रखना, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुलियूरगाड़ या कुलुरगाड़ कहाँ से निकलती है। तो बोलना कि कुलियूरगाड़ या कुलुगाड़ निकलती है शनि उडियार से। शनि उडियार काली माता के मंदिर के ऊपर यहाँ से निकलती है हमारे पास कौन सी नदी, कुलियूर नदी या कुलुरगाड़ नदी। ये कुलियूर या कुलुरगाड़ नदी शनि उडियार से निकलती है, और निकलने के बाद सरयू नदी में किस स्थान पर मिलेगी, तो तब बोलोगे कि ये मिल जाएगी सेरा घाट में, सेरा घाट में। सेरा घाट में इसकी पहली सहायक नदी आकर के मिल जाती है। ठीक, अच्छा, अब इसके अगले अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नदी हमारे पास आ जाती है कि भाई इसकी अगली इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है। तो सेरा घाट के बाद अगर हम सरयू की सहायक नदी की बात करें तो इसमें अगली नदी आकर के मिल जाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे पुंगर नदी, पुंगर नदी। पुंगर नदी कहाँ से निकलती है, तो पुंगर नदी बोलोगे कि ये सगर गांव नागुरी पट्टी से निकलती है। सगर गांव नाकुरी पट्टी, सगर गांव नाकुरी पट्टी से निकलने वाली पुंगर नदी ये आकर के मिल जाएगी सरयू में। और किस स्थान पर मिलती है, तो ये बोलोगे कि सरयू और पुंगर नदी का संगम होता है सरताना नामक स्थान पर। सरताना नामक स्थान पर आकर के मिल जाएंगी दोनों नदियाँ। सरताना नामक स्थान पर इसमें मिल जाएगी पुंगर नदी। अच्छा, अब इसकी और भी सहायक नदी है सरयू की सहायक नदी। इंपॉर्टेंट सहायक नदी सरयू की कौन सी है, तो ऐसे में तुम्हें ध्यान रखना है कि सरयू की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा नदी, पूर्वी रामगंगा नदी। भाई पहले इसका नाम परशुराम गंगा था,
बाद में कालांतर में ये रामगंगा नदी हो गई। पूर्वी रामगंगा भी दो हैं अपने पास, एक रामगंगा दूधातोली से, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से निकलती है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश करती है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक, दूसरी हमारे पास आ जाती है पूर्वी रामगंगा। ये पूर्वी रामगंगा पूरब में क्या है, कुमाऊं है। ध्यान रखना, पूरब में कुमाऊं है, इसलिए पूर्वी रामगंगा कौन सी रामगंगा हो गई, कुमाऊं वाली। पश्चिमी रामगंगा बोले तो पश्चिमी रामगंगा वो रामगंगा जो अपने गढ़वाल के अंदर प्रवेश कर देती है, वो वाली रामगंगा है हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी। यहाँ पर इतनी बात समझ लेंगे। अब ये जो पूर्वी रामगंगा नदी है, इस पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, पूछा जाए अगर कि भाई ये जो पूर्वी रामगंगा नदी है इसका उद्गम किस स्थान से होता है, तो बोलोगे इसका उद्गम होता है नामिक हिमनद से। नामिक हिमनद से, नामिक हिमनद से निकलती है ये नदी, और नामिक हिमनद से निकलने के बाद सीधे आकर के सरयू में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट जगह कहाँ पर मिलती है, तो ये संगम ध्यान रखना रामेश्वरम में। रामेश्वरम, रामेश्वरम में आकर के सरयू में कौन सी नदी मिल जाएगी, तो पूर्वी रामगंगा नदी आकर के मिल जाएगी। इसी रामेश्वरम में सरयू में एक और नदी आकर के मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं पनार नदी। पनार नदी, पनार कहाँ पर आकर के मिलेगी इसे, तो इसी रामेश्वरम में आकर के। तो सरयू की सहायक नदियाँ ध्यान आ गई। भाई सरयू नदी जो है हमारी, ये पंचेश्वर में तो काली नदी में मिल जाएगी, लेकिन सरयू निकल कहाँ से रही है, सरयू की मूल धारा सरमूल से निकल रही है, सरयू के नाम से। डोबरा श्रेणी वेणु पर्वत से निकलती है अगली नदी हमारी, जिसे हम लोग बोलते हैं गोमती नदी। ये गोमती और सरयू दोनों का संगम होता है। उसके बाद कुल्लूर या कुल्लूरगाड़ नदी ये आकर के मिल जाएगी सेरा घाट नामक स्थान पर। इसके बाद आगे हमारे पास पुंगर नदी जो सगरगांव नागुरी पट्टी से निकलती है, और ये पुंगर नदी सरताना नामक स्थान पर आकर के मिल जाएगी किसे, सरयू नदी को। आगे बढ़े अगर हम लोग थोड़ा, तो इसमें पूर्वी रामगंगा नदी आकर के मिल जाएगी, और ये पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती, नामिक हिमनद से। पनार नदी, पूर्वी रामगंगा नदी दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो ध्यान रखना दोनों रामेश्वरम में मिलेंगे। रामेश्वरम में इन दोनों नदियों का सरयू नदी में संगम होगा। आगे नदी सरयू के नाम से ही बहेगी और पहुंच जाएगी कहाँ, पंचेश्वर। पंचेश्वर पहुंच गई। पंचेश्वर पहुंचने के बाद ये नदी सम्मिलित हो गई किसमें, काली नदी में। ये पंचेश्वर जो है ये काली कुमाऊं वाला क्षेत्र है, जिसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना कि सोमचंद ने यहाँ राजबुंगा का किला बनाया था, उससे पहले ब्रह्मदेव ने यहाँ सुई का किला बनाया था, उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था सोमचंद के साथ। तो फिर यहीं हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं पंचेश्वर को। एक मिनट थोड़ा, सतत विकास क्या है। अरे भाई बच्चे आजकल लॉकडाउन में लग रहा मुझे कि ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी सतत विकास क्या है। बेटा उत्तराखंड में सतत विकास कहाँ ढूंढे बता, हैं उत्तराखंड में तो विकास ही नहीं होता, सतत विकास की तो बात दूसरी ही है। ठीक, चलो ठीक है। वैसे सतत विकास होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भविष्य के संसाधनों को समाप्त किए बिना वर्तमान में संसाधनों का निर्माण करना। चलो खैर जो भी है, हम लोग पहुंच गए। देखो पंचेश्वर, पंचेश्वर में काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में इसे नदी आकर के मिल गई, सरयू नदी। सरयू नदी पंचेश्वर में आकर के मिल जाती है। इसके बाद काली नदी आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने पर हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेशन कहाँ आ जाएगा, इसका अगला स्टेशन हमारे पास आ जाएगा चूका चंपावत। चूका चंपावत, चूका चंपावत में पहुंच चुके हम लोग। अच्छा, चूका चंपावत में इसे कौन कौन सी नदियां आकर के मिलेंगी, तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। चूका चंपावत, चूका चंपावत में इसे नदी आकर के मिलेगी। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नदी इसे चूका चंपावत में आकर के मिलेगी, जिसे हम लोग बोल देते हैं लदिया। लदिया नदी, लदिया नदी कहाँ पर मिलती है, तो चूका चंपावत वाले क्षेत्र में आकर के मिल जाएगी काली नदी में। लदिया और काली नदी का संगम तो चूका चंपावत। अच्छा, ये लदिया नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो बोलोगे कि ये नदी निकलती है गजार थाली गांव से। गजार थाली गांव से,
गजार थाली गांव से निकलती है ये लदिया नदी, और गजार थाली गांव से निकलने वाली ये लदिया नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसी लदिया नदी पर पड़ता है रीठा साहिब। ध्यान रखना, यहाँ इसी लदिया नदी पर पड़ेगा रीठा साहिब, और रीठा साहिब में इसे एक इम्पोर्टेंट नदी आकर के मिल जाएगी। तो कौन सी इम्पोर्टेंट नदी आकर के मिलती है इसे रीठा साहिब में? रीठा साहिब में किन दो नदियों का संगम होता है? तो ध्यान रखोगे कि रीठा साहिब में इसमें नदी आकर के मिल जाएगी रतिया। रतिया रतिया नदी कहाँ पर मिलेगी? तो भैया रीठा साहिब में मिलेगी। सिंपल सी बात, इतनी बात ध्यान रख लेना। आगे यही लदिया नदी चूका चंपावत में मिल जाएगी, किसमें? काली नदी में। अब हम लोग बात करें तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी काली नदी को। आगे बढ़ाया हमने नदी को, आगे इसका हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन इसका कौन सा है? तो इसका नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है हमारे पास गढ़मुक्तेवर चंपावत। गढ़मुक्तेश्वर नहीं, गढ़मुक्तेवर। मुक्तेवर, गढ़मुक्तेवर चंपावत। गढ़मुक्तेवर चंपावत। अब थोड़ा तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आ गई। देखो, गढ़मुक्तेवर चंपावत में जैसे ही हम लोग पहुँचे तो इसे यहाँ पर नदी आकर के मिल गई लोहावती नदी। लोहावती नदी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता आपके लिए। भाई लोहावती नदी क्या है, कहाँ से इसमें आकर के मिली, क्या सिस्टम है इसका, तो थोड़ा सा समझना। ये जो लोहावती नदी है ये 3 धाराओं में निकलती है। ध्यान रखना कि लोहावती निकलेगी हमारे पास 3 धाराओं में, 3 अलग अलग धाराओं में निकलती है लोहावती नदी। गुरुजी कौन कौन सी 3 धाराओं में निकलती है? एक तो निकलती है बेटा एबट माउंटेन से, एबट माउंटेन से, एबट माउंटेन से, ठीक है। इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यही मुख्य लोहावती नदी है, कुछ इसकी दूसरी शाखा को बोलते हैं। दूसरी शाखा कौन सी है गुरुजी? तो दूसरी शाखा निकलेगी छमन्या मैदान से, छमन्या मैदान से। और इसकी तीसरी शाखा हम जिसे बोल देंगे ये निकलेगी तुम्हारी ढेरनाथ पहाड़ियों से, ढेरनाथ पहाड़ियों से। ये यहाँ से निकली, ढेरनाथ से निकल गई तीनों धाराएं। इन तीनों धाराओं के मिलने के बाद ही संयुक्त रूप से हमारे पास नदी बनती है लोहावती नदी। भाई ये लोहावती नदी थोड़ा सा प्रसिद्ध भी है। कहते हैं कि भाई पौराणिक काल में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध किया था यहाँ, तो लहू के कारण कालांतर में इस नदी का नाम हो गया लोहावती नदी। ऐसी पौराणिक मान्यता इस नदी के बारे में है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें ये लोहावती नदी के बारे में, तो भाई जो एबट माउंटेन से निकलती है वो तो है मुख्य लोहावती नदी। छमन्या मैदान से जो नदी निकलती है वो है छमन्यागाड़, छमन्यागाड़। और ढेरनाथ की पहाड़ी से जो नदी निकलती है उस नदी को हम लोग बोल देते हैं ढेर नदी, ढेर नदी। ये तीनों आकर के जब मिल जाएंगी तो इन तीनों के मिलने से नदी बनेगी कौन सी? लोहावती नदी। ये लोहावती नदी इसी लोहावती की एक सहायक नदी है। ध्यान रखना, इसी की एक सहायक नदी है उत्तरवाहिनी गणकी नदी, गणकी नदी इसी लोहावती की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट नदी है भाई, लोहावती की इंपॉर्टेंट नदी है गणकी नदी। गुरुजी गणकी नदी कहाँ पर मिलेगी? तो गणकी नदी गौड़ी नामक स्थान पर मिल जाती है। चंपावत, मूल चंपावत से थोड़ा सा पीछे गौड़ी नामक स्थान पर इसमें आकर के मिल जाएगी गणकी नदी। ये जो गणकी नदी है ये उत्तरवाहिनी नदी है, उत्तरवाहिनी नदी है। जैसे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली कुछ नदियाँ उत्तरवाहिनी नदियाँ हैं ना, वैसे ही ये जो गणकी नदी है ये एक उत्तरवाहिनी नदी है। ये कहाँ पर आकर के मिल जाएगी? ये गौड़ी नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। और इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और लोहावती नदी जाकर के मिल जाती है गढ़मुक्तेवर चंपावत में, काली नदी में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग गढ़मुक्तेवर के बाद आगे पहुँच जाते हैं हम लोग टनकपुर बैराज पर।
टनकपुर बैराज 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना यहाँ पर संचालित। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे बनबासा बैराज पर, बनबासा बैराज पर, और यहाँ से दो रूपों में निकल जाएगी, दो नहर के रूप में यहाँ से निकलती है। इसमें एक शारदा नहर, शारदा नहर, और दूसरी इसकी धारा जो यहाँ से आगे बढ़ेगी। टनकपुर के बाद नदी नेपाल में प्रवेश कर जाती है, तो हमारे पास टनकपुर तक ही हमने इसे पढ़ना था। ये था काली नदी तंत्र। उम्मीद है आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा काली नदी तंत्र के बारे में ध्यान रखना। हाँ, टनकपुर बैराज, टनकपुर बैराज 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। 1990 में बनना शुरू हुआ था, 1993 में पूर्ण हो गया। ठीक है, टनकपुर बैराज। अब हम यहाँ पर इतनी चीज़ें समझ चुके हैं। इतनी बातें समझने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है भाई, कि हमें अभी इसमें समझना क्या था। मुख्यतः ये विवाद समझना था कि भाई ये विवाद है क्या भारत और नेपाल के बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ तक आप लोग नदी तंत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। भाई अभी थोड़ा सा नदियों से रिलेटेड एक एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखने वाली चीज़ें, तो फटाफट ज़रा उन्हें लिखोगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखने वाली हैं। जैसे हमारे पास मैंने आपको सरयू नदी बताई थी, तो सरयू में लिखोगे, सरयू में बस एक चीज़ लिखना कि रामचरित सरयू, हाँ सरयू नदी में लिखो रामचरित्र मानस में, रामचरित्र मानस में सरयू को मानस नंदिनी कहा गया है, मानस नंदिनी कहा गया है। मिलिंद पन्हो में इसी सरयू नदी को सरभू कहा गया है, सरभू कहा गया है, सरभू कहा गया है। अब आ जाओ थोड़ा सा गोमती नदी पर। गोमती के बारे में एक लाइन लिखो भाई। गोमती कत्यूर घाटी और गरुड़ घाटी से बहकर आती है बैजनाथ बैराज इसी नदी पर बनाया गया है। दोनों सरयू और गोमती, इन दोनों का संगम कहाँ पर हो जाता है? इन दोनों का संगम हो जाता है बैजनाथ में, बैजनाथ बागेश्वर में। बैजनाथ बागेश्वर हम आगे भी ध्यान रखते हैं भाई, जहाँ पर 1921 के समय कुली बेगार के सारे रजिस्टर बहा दिए गए थे, ये वही जगह है बैजनाथ। ठीक है, हाँ, बद्रीदत्त पांडे को इसी दिन से कुमाऊं केसरी कहा जाने लगा था। हो गया, इतना चीज़ें लिख दिया। अच्छा, अब कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। हाँ भाई, ये चीज़ें थी। ठीक है, अभी हमने बोला कि काली की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो बोलोगे गौरी नदी। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई हमने पढ़ा काली नदी तंत्र। अब ये जो काली नदी तंत्र है, इसमें मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मुझे कमेंट में बताना है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसके बारे में मुझे बताना है कि भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि छिरकिला बांध, छिरकिला बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये तुम्हें बताना है। ये तुम्हें कमेंट में बताना है कि छिरकिला बांध किस नदी पर बनाया गया है। ढूंढ करके लाना, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो यमुना नदी तंत्र वाले में इसको बता दूंगा। यमुना नदी तंत्र अगला वीडियो इसके बाद डालेंगे। तो हो गया यहाँ पर इन चीज़ों को समझने के बाद। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि भाई विवाद क्या है, विवाद का विषय क्या है। हमने 3 संधियां बोली। कौन कौन सी 3 संधियां हैं, इधर लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास 3 संधियां इस नदी से संबंधित। एक संधि है हमारे पास शारदा संधि, शारदा संधि। शारदा संधि कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1920 में ये शारदा संधि,
नेपाल और ब्रिटिश भारत के मध्य पत्रों के बीच में ये संधि हुई थी और ये मध्य पत्रों के आदान प्रदान द्वारा नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में ये जो संधि हुई थी शारदा संधि। 1920 का दौर आप लोग जानते होंगे कि भारत उस समय पे अंग्रेजों का गुलाम था और 1920 में शारदा संधि हमारे पास होती है, जो शारदा संधि नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में पत्रों के माध्यम से की गई संधि थी, पत्रों के आदान प्रदान से की गई संधि थी। इस संधि के तहत मेन पॉइंट की बात ध्यान रखना, इस संधि के तहत बनबासा महेंद्रनगर, बनबासा महेंद्रनगर, बनबासा महेंद्रनगर, इस संधि के तहत बनबासा महेंद्रनगर के मध्य बैराज बनाने का समझौता हुआ। बनबासा और महेंद्रनगर के बीच में बैराज बनाने का समझौता किस संधि के द्वारा हुआ? तो ध्यान रखना, शारदा संधि के द्वारा। अच्छा, ये तो हुई शारदा संधि। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास था टनकपुर समझौता। टनकपुर समझौता, ये जो टनकपुर समझौता है, टनकपुर समझौता हुआ था हमारा 6 दिसंबर 1991 को। 6 दिसंबर 1991 को ये टनकपुर समझौता हुआ था और इस टनकपुर समझौते पर भारत और नेपाल के बीच में ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत मुख्य बात क्या है? इस समझौते के तहत भारत नेपाल को काली नदी का ध्यान रखना, टनकपुर समझौता के तहत भारत नेपाल को काली नदी का 150 क्यूसेक पानी, 150 क्यूसेक पानी और 10 मेगावाट बिजली दिए जाने और भारत को 2.1 हेक्टेयर भूमि, 2.1 हेक्टेयर भूमि दिए जाने का समझौता हुआ था। ये टनकपुर समझौता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है महाकाली संधि। महाकाली संधि, महाकाली संधि हुई थी आपकी फरवरी 1996 में। फरवरी 1996 में होने वाली ये जो महाकाली संधि थी, इसमें तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि भाई इसे कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया जून 1997 में। संधि कब हो गई थी? फरवरी 1996 में। लागू कब किया गया? जून 1997 में इस संधि को लागू किया गया। भाई इस संधि के तहत मुख्य बात क्या हुई? तो इस संधि के तहत मुख्य बात हुई पंचेश्वर में बांध बनाने को लेकर, पंचेश्वर बांध निर्माण। पंचेश्वर बांध निर्माण के लिए इस संधि में एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाने का समझौता किया गया। पंचेश्वर बांध का निर्माण इसी समझौते के बाद हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं महाकाली संधि। तो इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। महाकाली संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। काली नदी के बारे में कुछ अन्य बातें, कुछ अन्य फैक्ट, कुछ अन्य बातें या कुछ अन्य फैक्ट अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इसके और नेपाल के मध्य विवाद की। इसका और नेपाल के मध्य विवाद का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है। इतनी बात समझ लेना कि भाई जो ये काला पानी वाला क्षेत्र था, जब संगौली की संधि हुई थी, आप लोग जानते हो कि 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं का आक्रमण हो गया था और 1804 के अंदर गोरखा गढ़वाल पर भी आधिपत्य कर चुके थे। 1815 में गोरखाओं को भगाने के लिए जब अंग्रेजों का सहारा राजा सुदर्शन शाह ने लिया, तो उसके बाद अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य बिहार के चंपारण जिले में सुगौली नामक स्थान पर 2 दिसंबर 1815 को एक संधि हुई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं सगौली संधि। ये सगौली संधि या संगौली की संधि ये 4 मार्च 1816 को लागू हुई थी। 4 मार्च 1816 को ये सगौली संधि लागू हुई थी और इसके लागू होने के बाद ही
इसके लागू होने के बाद ही ये वाला क्षेत्र इस पर विवाद होने लग गया, क्योंकि नेपाल क्लेम कर रहा था। स्पष्ट रूप से संधि में इसे बताया नहीं गया था कि ये नेपाल का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ उस समय पर उतना ज़्यादा वहाँ तक पहुँच पाना, उतनी मतलब सटीक सीमा रेखा तय करना ये ब्रिटिशर्स के द्वारा भी नहीं किया गया था। इसलिए नेपाल क्लेम करता है कि ये काला पानी वाला क्षेत्र उसका है। इतनी बात यहाँ पर समझ गए हो तो अब हम लोग काली नदी के बारे में 2-3 बिंदु जो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, टोटल लंबाई इसकी 252 किलोमीटर है। सबसे तेज प्रवाह पथ वाली नदी है। इसी काली नदी के बारे में कहा जाता है, बहुत सारी कुमाऊं में इसके बारे में किंवदंतियाँ हैं, लोक कथाएं हैं। कहा जाता है कि काली भंगार, स्वर्ग ढंगार, ऐसे काली नयो भालू खयो, ऐसे कुछ कहावतें इसके बारे में हैं। और आपको ध्यान रखना है कि पुराणों के अंदर इस नदी को कहा गया है कि ये एक अपवित्र नदी है। पुराणों के अंदर मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे अपवित्र नदी बताया गया है, इसी काली नदी को। इतनी बातें समझ चुके हो तो थोड़ा आगे चलते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसी को अपवित्र कहा गया है। पुराणों में इसे श्यामा के नाम से भी जाना जाता है, श्यामा नदी भी इसे कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र लगभग सभी चीज़ें हम लोगों ने कवर की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसके साथ साथ वीडियो को आगे बढ़ाओ। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जल्द ही मैं इस चैनल पर लाइव शुरू करूं उत्तराखंड की क्लासेस, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और जैसे ही उतने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो तुरंत लाइव क्लासेस चलेंगी उत्तराखंड की, और पर डे हम लोग यहां पर लाइव में कुछ ना कुछ इस चैनल पर पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।